सभी को गुड मॉर्निंग। सो आई गोट लेट। गुड मॉर्निंग सर। सर स्मार्ट लग रहे हैं आज। थैंक यू थैंक यू। वो फॉर्मल में देखने की आदत है। तो फॉर्मल में क्या होता है, थोड़ा सा एक स्ट्रेस होता है। थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं तो फिर दूसरे एंगल से हम सामने वाले पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं। वॉइस कैसी है, मतलब क्लैरिटी एंड क्लियर सर। बेटर है पिछली क्लास से, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया है हमने। यस सर। इको वगैरह कम होगा इसमें, जो है ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। यस सर, राइट। पहले से बेहतर है। पहले से सिग्निफिकेंटली बेटर है फील होने वाली, या ऐसे ही कई बार होता है ना भाई। नो नो। नो सर, अच्छा है पहले से। ओके, फाइन। क्योंकि वो माइक सिस्टम चेंज किया मैंने, तो ये दूसरा माइक लाया हूँ। राइट। शुरू कर देते हैं। तो आज 4 AM बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया। 4 AM जाग गया था मैं सोचा पूरे दिन में क्या करूंगा। चलो दिन में 1 घंटा जो है ना रिवीजन पे लगा देते हैं, क्योंकि मेरा 1 घंटा आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। एंड यू विल बी हैविंग बेटर होल्ड ओवर एफएम। तो uh, जो अभी तक चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, 5th चैप्टर ऑन गोइंग है। सो लेट अस हैव ए रिवीजन ऑफ दोज 4 चैप्टर्स, बिकॉज एफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। सो 4 चैप्टर्स, रादर 5 चैप्टर्स हैं। सो वी विल टेक अराउंड 1 आवर और 1 आवर 20 मिनट्स से, and we have target of revising all the 5 chapters that have been covered till date। ठीक है ना। पहला चैप्टर एंड ऑन 1 चैप्टर इट में टेक 10 minutes to 15 minutes, राइट। फर्स्ट चैप्टर था गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर ऑफ एफएम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, स्कोप ऑफ एफएम, जहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। डेफिनेटली नेचर ऑफ एफएम। सो वी नो दैट financial management is concerned with money matters। So acquisition and प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू नो, ये सेंट्रलाइज्ड फंक्शन है, ये लाइफ ब्लड है, ये साइंस है, ये पैसा पैसा पैसा, मतलब फोकस पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। राइट। पीछे मेरे बैकग्राउंड अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो इसको चेंज कर सकता हूं मैं। ये सही लग रहा है। ठीक है, फोकस पॉइंट ऑफ डिसीजन सही लग रहा मेकिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेस्ट क्राइटेरिया है। सो ये इसके नेचर में आते हैं, और नेचर में लाइफ ब्लड पे क्वेश्चन आ सकता है एंड साइंस एंड आर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ एफएम, मतलब एफएम में क्या क्या होता है। तो स्कोप ऑफ एफएम में हमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न देखना पड़ता है, बिकॉज ओवर पास्ट 1 century देर हैज बीन ए मेजर चेंज in economics, major change in world, major change in technologies। So as a result, nature and scope of financial management has changed। आपको पता है कि पुराने समय पर सिर्फ कंपनियां, इंडस्ट्रियल सेक्टर, लॉन्ग टर्म के लिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था, और आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच था, सिंपल था, एक्सपीरियंस बेस्ड था, ये साइंस नहीं था। ठीक है, और एपिसोडिक टास्क था। लेकिन आज के दिन है इंडिविजुअल लाइफ टू पर्सनल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं, रिलीजियस लाइफ है, सब यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म से लेकर मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इवन सेकंड बाय सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस बन चुका है, वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइजेशन होता है एफएम में। एफएम के अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन हो रहा है। राइट। और एफएम कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी का बेस बन गया है। पहले फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन नहीं रखता था। टुडे फाइनेंशियल मैनेजर हैज acquired core position and it has become too analytical। So today, financial management has become an important or face of corporate success। अगर पैसे में सक्सेस है तो कंपनी सक्सेसफुल होगी। राइट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज पुट ऑन द कैमरा। ठीक है, जैसा भी कैमरा उतना पुट ऑन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देखिए, जेनरिक ऑब्जेक्टिव देखें तो अरेंजिंग फंड्स एट लोअर कॉस्ट, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल सभी क्वांटिटी में अरेंज कराना, दैट इज द
ओवरऑल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर बताना चाह रहा हूँ, जितना मेरा और आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, उतना मेरा संडे को जो ना क्लास लेने को एक्स्ट्रा एफर्ट करने को मन करेगा। फैक्ट है ये। हाँ, मेरे को ये भी पता है कि काफी ऐसे भी हैं फेसेस जो सीधे रैंक लेकर ही मुझसे मिलेंगे, जैसे बी शिवा चंद्रन, जैसे मोनिका आर, राइट। बट बेटर इफ वी आर हैविंग फेशियल, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। सो कम बैक, सो ऑब्जेक्टिव जो है, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट कॉस्ट पे फंड्स अवेलेबल कराना। लेकिन व्हेन वी डू दिस, यू गेट इनटू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे ही आए, कॉम्पिटिंग वर्ड यूज आपको जरूर करना है, दैट दीज आर कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली वी थिंक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन विच वी ट्राई टू मैक्सिमाइज गैप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें अगर आप चीजें रिकैप कर पा रहे हैं, या आपका ब्रेन 10 सेकंड 2 सेकंड आगे आगे जंप कर रहा है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी नॉलेज है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये स्पीड आप बर्दाश्त कर सकते हो। एंड अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही ब्लैंक जा रहा है, इसका मतलब फिर इस क्लास का उतना फायदा नहीं मिलेगा। हाउ मेनी से आपको 1 सेकंड के अंदर चीजें याद आ रही है कि हाँ यस, ये तो कुछ पढ़ा था मैंने? एवरीवन, ठीक है। हाँ, जिसने पहले नहीं किया हुआ डेफिनेटली उनको लगेगा ये तो नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंपटीशन का बेस है, मोटिवेशन का सोर्स है, राइट। प्रॉफिट से जो है सरप्लस जनरेट होता है, दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, राइट। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इकोनॉमिक्स का रूल है, विदाउट दिस यू कैन नॉट सस्टेन द एंटरप्राइज। लेकिन इसके नेगेटिव साइड बहुत हैं, एक्सप्लोटेशन है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं, अनसस्टेनेबल है, right, political social objections हैं, right, and not sustainable because it may degrade environment, it may exploit the consumers, so that that's why it is said that it is not a sustainable and all acceptable objective। इसके operational objections भी हैं और ideological objections भी हैं। ideology का मतलब political party जो object करती हैं, corrupt, that is exploitation है, that is not sustainable, ignores time, that is not sustainable। Come to wealth maximization, so as against it, wealth maximization is a superior objective। wealth के दो मीनिंग है। नैरो मीनिंग में wealth means market value of the shares of the firm, but in broader meaning value creation for every section of the society। why wealth maximization superior? Because it is sustainable, because it takes care of every stakeholder, because it considers time value of money, it is a broader concept and a broader and bigger principle पर based है, right। दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि मल्टीपल स्टेक होल्डर हो जाते हैं तो सभी की नीड्स को पूरा करना डिफिकल्ट है। वेल्थ के सारे पैरामीटर्स को मेजर करना डिफिकल्ट है। भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोल तो देते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करना आसान नहीं है, राइट। और कंपनी अगर सभी स्टेक होल्डर्स को फोकस करेगी तो उसका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक है, वो हैम्पर हो सकता है। But finally, wealth maximization is widely considered objectives of financial management। उसके बाद इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है थ्री कोर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू नो, थ्री कोर फंक्शंस आर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, राइट। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड्स। इन्वेस्टिंग में तीन डिसीजन आते हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड मर्जर एक्विजिशन, जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स भी हैं। सो हेयर मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड वेयर टू पुट द मनी, long term projects or current asset, current liabilities, or merger acquisition or investment in other companies। लेकिन this decision is fulfilled by financing decision because it makes arrangement of funds from various sources of finance, long term as well as short term, that is financing, and it aims at arranging funds at the lowest cost of capital। And next comes dividend decision. Since dividend is not an obligation of the company, it is not a legal liability of the company, that's why managers have to make decision about when to pay, how much to pay, so that there is value or wealth maximization। And all of these three decisions aim at maximizing wealth of the firm। लेकिन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन तीनों में है, जिसके लिए एक टेबल बना हुआ है। अगर आप एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ह्यूज वेल्थ। फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल जो एलन मस्क की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, दे आर
हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है, बट दे विल क्रिएट ह्यूज वेल्थ, बट दे आर वेरी रिस्की ऑल्सो, फेल भी हो जाती है वो। Similarly, if you take debt, so debt is having risk also, financial risk. Similarly, liberal dividend policy liquidity risk लाती है, but it increases the market wealth of the firm. So management has to pass through these three decisions through risk return, then wealth of the firm is maximized. And last आता है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न मे नॉट मेटेरियलाइज, राइट। आई रिक्वेस्ट सृष्टि, मेहताब, किरण, मीनाक्षी, एवरीवन, वैभव, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। वै भव्य, राइट, ठीक है, बीच बीच में ऑफ कर लीजिए। So next is risk return relationship. Risk means the possibility. Risk is a negative term. Risk means the possibility of not materializing the expected return. Right? It may be default risk. It may be capital risk. It may be income risk. नाम से ही पता चल रहा है, उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। It can be systematic risk. It can be unsystematic risk. Systematic risk means market economy की risk, पूरी इकोनॉमी की रिस्क। जैसे ट्रंप नाराज हो गया और हमारे जयशंकर जी ने तो अच्छी अच्छी खुराई खरी खरी सुनाई है। अब कम्बैट मोड में आ गया इंडिया, कम्बैट मोड में आ गया इंडिया, तो फिर उनको कहना पड़ा, कौन है उनके जो है एक्स स्पोक्स पर्सन, कि प्लीज ट्रंप को सीरियसली लीजिए। आज ही स्टेटमेंट आया सुबह सुबह, ट्रंप को सीरियसली लीजिए, राइट। सो रिस्क हैं, जियो पोलिटिकल रिस्क आर देयर, इकोनॉमी रिस्क आर देयर, इन्फ्लेशन रिस्क इज देयर, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज देयर, डिमांड सप्लाई, राइट, रिस्क। दीज आर पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क। उसके बाद जो है अनसिस्टमेटिक मींस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कंपनी के अंदर जो किसी की एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो गया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ड्यू टू दिस अर्निंग्स में गो डाउन। एंड रिटर्न मींस कंपनी के एंगल से रिटर्न का मतलब है आरओआई, रिटर्न का मतलब है आरओई, रिटर्न का मतलब है ईपीएस, रिटर्न मींस एनपीवी, रिटर्न मींस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वी विल सी दीज वेरियस रेट्स ऑफ रिटर्न इन डिफरेंट चैप्टर्स। There is a direct link between the risk return, because higher the risk, high return, and lower the risk, lower return. So management has to consider both risk and return in all the financial decisions, whether it is capital budgeting, मैंने example दिया ambitious project का, और capital structure planning, I gave example of using debt or dividend policy, that is liberal policy or tight policy. I gave example of working capital management, that is liberal credit policy or tight credit policy. So they have to strike a balance between the two so that there is maximization of value of the firm. देखिए, सिस्टमैटिक रिस्क को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन अनसिस्टमैटिक को रिस्क को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो उसके लिए एक बनता है डायग्राम, आपको देखा होगा, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस पे लिखते हैं बीटा, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं, नहीं नहीं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं पोर्टफोलियो और वाई एक्सिस पे लिखते हैं रिस्क। पोर्टफोलियो, एक सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी मींस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो मोर द डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो, लेसर विल बी द अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। और इसको कम करने के दूसरे तरीके भी हैं, हेजिंग की टेक्निक्स हैं, हेज फंड्स हैं। हेज फंड्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाना है ताकि आपको रिस्क ना हो। जैसे टाटा मोटर्स ने भी मारुति में पैसा लगा रखा है, मारुति ने भी टाटा मोटर्स में पैसा लगा रखा है, ठीक है। कंपनी एक दूसरी में इन्वेस्ट करके चलती है, ताकि अगर मारुति खुद का बिजनेस फेल हो जाए तो चलो टाटा मोटर्स सक्सेसफुल होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इंडिया की सारी कंपनियां फेल हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं टू ब्रॉड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दैट इज कंट्रोलरशिप फंक्शन एंड ट्रेजरी फंक्शन। कंट्रोलरशिप के अंदर अकाउंट्स आता है, ऑडिट आता है, टैक्स, मतलब रिकॉर्ड मेंटेनेंस का जितना भी काम है, कागज पे जो भी काम करते हैं, दैट कम्स अंडर कंट्रोलरशिप फंक्शन। ट्रेजरी में आता है जो फाइनेंस फंक्शन है, तीनों फाइनेंस फंक्शन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, डिविडेंड डिसीजन, जो कोर मनी मैनेजमेंट के जो टास्क हैं, कैश मैनेजमेंट के टास्क हैं, वो ट्रेजरी फंक्शन में आते हैं। बहुत रेयर केस में आ सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ी पुरानी है, कंट्रोलरशिप और ट्रेजरी, क्योंकि आज के दिन जो ना चीफ फाइनेंस ऑफिसर की कंसेप्ट आ गई हैं और दूसरे लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन फिर भी अगर रेयर केस में क्वेश्चन आ जाए तो। सो दिस वाज फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मीनिंग देखा, नेचर के 5-6 पॉइंट देखे,
राइट। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्कोप देखा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमम सुपीरियर। उसके बाद रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, थ्री कोर फंक्शंस एंड इंटररिलेशनशिप अमंग थ्री कोर फंक्शंस। डेफिनेटली चैप्टर्स करने के बाद हो जाएगा कंट्रोलरशिप फंक्शन एंड ट्रेजरी फंक्शन। स्पीड को कम करना हो, ज्यादा करना हो, आप बता देंगे, क्योंकि आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे तो आइडियल लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं कहूंगा वैसे भी आप मान लेंगे। मुझे तो आइडियल लगता है, ठीक है, वरना फिर टाइम ज्यादा लगेगा। और इतना आपके ब्रेन को मैं समझता हूँ कि मेमोरी में जो रजिस्टर है उनको मैंने खोल दिया, ठीक है। सो गिव योर फीडबैक, एवरीवन प्लीज गिव योर फीडबैक। और मुझे जैसे ही एफएम पूरा हो जाए तो रिवाइज रिमाइंड कराएंगे किसी संडे को 1 आवर लगाकर, जो ना, फिर बाकी चैप्टर्स का करेंगे कि एफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कोई फीडबैक नहीं, सेकंड चैप्टर पे आए। सेकंड चैप्टर। सर एक क्वेश्चन है यस। पीवाईक्यू में से। एक लेट्स से इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड के रिस्क रिटर्न नहीं ट्रेड नहीं, ऑफ सुनो इन सुनो सुनो फाइनेंशियल डिसीजन। सुनो सुनो, ये लेट मी। पहले हम हाँ। पहले हम जो है ना, इसको रिवीजन का काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्पीड से ओके रिलेटेड कोई इश्यू हो, एंड प्लीज, ओके। क्योंकि मेरा टारगेट है 1 आवर में कम से कम 4 चैप्टर रिवाइज करना। तो आपको एक सेल्फ ट्रस्ट हो जाएगा कि 1 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं, सर रिवाइज कर सकते हैं, तो चलो मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये पता चलना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम में कितना कवर कर सकते हैं, ठीक है। डन। पहला चैप्टर हो गया। तो पहले चैप्टर को दोबारा मैं रिवाइज करूंगा तो 5 मिनट लगेंगे, राइट। अब आते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरे चैप्टर के लिए मैं कुछ तैयार करके लाया। दूसरे में सेकंड चैप्टर में क्या है? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो। मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में तो शेयर नहीं करूंगा, बट आई विल अपलोड इट ऑन दिस ऐप पे अपलोड कर दूंगा। आप फिर उसमें क्या है कि अपने मोबाइल से पिक ले सकते हैं। बस ये फायदा ये होगा हमें रैंकर्स को कि आपका जो है ना आईडी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, सो दैट यू वोंट बी एबल टू शेयर इट। आई नो एवरीवन इज नॉट शेयरिंग, लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, जो है ना, चेक पॉइंट रखना जरूरी होता है। आई एम श्योर यू कैन सी इट। आप देख पा रहे हैं? अच्छा, मैंने अपनी फोटो बड़ी कर ली। माय गॉड। आपको भी बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है? चलिए मैं थोड़ा सा साइड में खड़े रहता हूँ, ठीक है। सो सेकंड चैप्टर में है रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। रेशियो, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ठीक है। यू नो ऑन रेशियो एनालिसिस थ्योरी क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड। उसके लिए तो पीवाईक्यू आपको देखना पड़ेगा, थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, उसके लिमिटेशंस आ सकता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर रेशियो एनालिसिस यू नो दैट कैलकुलेशन ऑफ रेशियो आ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आ सकता है। रेशियोज विल बी यूजफुल इन दीज चैप्टर्स आल्सो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, डिविडेंड पॉलिसी, सभी में रेशियोज का यूज किया है। और आपको पता भी है रेशियो सेकंड चैप्टर के बाद हमने सीधा सेवंथ चैप्टर किया कि उसमें सेकंड चैप्टर वाले सारे रेशियो काम आ गए हमारे। इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है? सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट रेशियो काफी यूज होगा, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी कैपिटल गियरिंग रेशियो अभी तक हमने टच ही नहीं किया है। फिफ्थ यूनिट में टच कर लेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो, जितने भी टोर वाले रेशियो हैं तो बड़े काम के हैं। टोर वाले रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इतना काम का नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा काम का नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो काफी काम का है। मींस प्राइमरली डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एसेट टर्नओवर रेशियो विल बी ऑफ यूज फॉर यू, ठीक है।
So and ROI important, ROE important, EPS, DPS वगैरह वगैरह, all of these are important, right? So details about each ratio, you must know the formula, you must know the content or information required, what are current assets and what are the current liability. For example, you must know the issues with ratios, high ratio, low ratio, ideal ratio हर जगह नहीं होगा, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, देयर यू विल फाइंड आइडियल रेशियो, अदरवाइज और कोई रेशियोज में आइडियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल टर्नओवर रेशियो कोई आइडियल नहीं होता, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई का आइडियल नहीं होता, तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जाना पड़ता है, ठीक है? आइडियल रेशियो 2:1 कहाँ मिलेगा? करंट रेशियो में 1:1 मिलेगा, क्विक रेशियो में 2:1 मिलेगा आपको, डेट इक्विटी रेशियो में। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज आल्सो, दैट्स व्हाई दे आर आइडियल्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम, ठीक है? हाँ, रिवर्स कैलकुलेशन आपको बिल्कुल आनी चाहिए रेशियोज में, क्योंकि यू मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड you may be asked to calculate items of current asset and current liabilities for working capital management. Even these ratios will be useful in other chapters, right? And if theory question is, numerical question is asked, you must be able to make comments also. So these are the dimensions that are involved in any answer on ratio analysis. सबसे पहले आता है current ratio, you know, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेफिनेटली करंट एसेट्स में आपको पता है इन्वेंट्री, डेटर्स, बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बैंक आता है, कैश, कैश इक्विवेलेंट आता है, एडवांस एंड प्री पेमेंट्स दे आर इंक्लूडेड। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वगैरह वगैरह आता है, बैंक ओडी भी आता है, ठीक है? हाँ, काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो कंपेयर विद 2:1 है, कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ हाई और लो रेशियो। हाई रेशियो तो लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा होने पर क्या है, आपके पास फालतू में करंट एसेट्स पड़ी रहेंगे जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, राइट? हाँ, लो है तो लिक्विडिटी रिस्क आएगी, हालांकि उसका फायदा भी है, फायदा ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, राइट? एंड ऑन कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो यू मस्ट बी एबल टू डू मेजर्स टू इंप्रूव। मेजर टू इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, या तो करंट एसेट्स को इंक्रीज कीजिए विदाउट इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। कैसे होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, मतलब कोई नॉन करंट आइटम से ही करना पड़ेगा तभी इंप्रूव होगा। या फिर करंट लायबिलिटीज को रिड्यूस कीजिए विदाउट रिड्यूसिंग करंट एसेट, ठीक है? दैट इज मेजर्स टू इंप्रूव। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, ये हमने काफी देखा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। प्रिपरेशन करंट रेशियो गिवन है, सो यू मे बी गिवन, डेफिनेटली विल बी गिवन नेट वर्किंग कैपिटल। For example, you are given current ratio 2 into 2.5 and net working capital is given 1 lakh. So you can calculate current assets. So current assets would be, so 1 lakh is represented by 1 rupee 50 paise. 1 lakh is represented by 1 rupee 50 paise because net working capital is 2.5 minus 1. ठीक है? 2.5 minus 1. So 1 lakh is represented by 1 rupee 50 paise. It means 1 rupee 50 paise is equal to 1 lakh. So 2 rupee 50 paise would be 1 divided by 1.5 multiply 2.5. ठीक है? Similarly, you may be given quick ratio and say 1.5 and you are given inventory say 80,000. So you can determine current ratio minus quick ratio represents 80,000. Current ratio minus quick ratio is inventory plus prepaid expenses. Prepaid expenses को हम assume कर लेंगे nil है, तो you can calculate current asset, current liability, quick assets, debt, right? ये कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस शीट के लिए, ठीक है? बैलेंस शीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो इज जनरली गिवन एंड यू आर गिवन टर्नओवर। हर बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन में टर्नओवर गिवन होगा, सो यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आल्सो, because current assets minus inventory minus debtors equal to cash and cash equivalents। और डेटर्स कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स माइनस डेटर, सेल्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, राइट? नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है से 1 लाख विद प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर एग्जांपल बाय शेयर होल्डर फंड इज गिवन 0.8 है, इसका मतलब 0.2 इज नेट वर्किंग कैपिटल अज्यूमिंग देयर इज नो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। So shareholder fund would be net working capital divided by 0.2. So 1 lakh divided by 0.2, 5 lakh would become the shareholders funds. So total assets निकाल देंगे, फिर हम shareholder fund plus current liability, total assets आ जाएगा। Can you recap it? चीजें याद आ रही हैं?
ठीक, आज का रिवीजन एक ब्रिज का काम करेगा फॉर ए क्विक रिवीजन लेटर. So current ratio, quick ratio and turnover ratios help determine items of current assets, current liabilities and capital employed. Clear? Come to debt equity ratio. Definitely long-term debt by shareholder fund. That is the formula. Idea is 2:1. For capital intensive firms, it is 3:1. लेकिन जो हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, एक्सप्रेस वेज, वहां पर तो 7:1 होता है, क्योंकि वहां पर पैसा, नॉर्मल पैसा नहीं आता. हाईवे जो बनते हैं ना, उनमें पैसा आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है. वहां पर आप अगर कोई बिजनेसमैन 500 करोड़ रुपए अगर लगा देगा ना हाईवे के लिए, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ही दे देगा 2500 करोड़, मतलब 5 टाइम्स हो गया. और वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देगा 1500 करोड़. तो इस तरह से आपको 7000 करोड़ तो डेट का आ जाएगा, और उसकी भी रीपेमेंट पीरियड होता है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स. लेकिन उसके लिए ट्रम्प से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? ट्रम्प से आएगा या किसी फ्रेंडली कंट्री से आएगा? उसके पास अपना पैसा नहीं है. राइट? डेफिनेटली यू मस्ट नो द मेजर्स टू, इट इज ए मेजर ऑफ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. डेफिनेटली हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस हाई फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क का मतलब आप समझते हैं डिफॉल्ट रिस्क. कंपनी में नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट. इंप्रूव कैसे करना? हाउ टू इंप्रूव मींस हाई रेशियो तो उसको लो करने का क्या तरीका है? ब्रिंग मोर इक्विटी. ठीक है, ब्रिंग मोर प्रेफरेंशियल कैपिटल. राइट? सेल यूजलेस एसेट्स एंड पे द डेट. अगर लो है तो उसको, इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसी पे पूछा जाता है इफ रेशियो इज हाई हाउ टू इंप्रूव इट. कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो. सो डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो आर वन एंड सेम थिंग इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यूनिट नंबर 5 में डिस्कस कर दूंगा मैं इसको डिटेल में. राइट? सो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस डेट इक्विटी रेशियो इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. बिल्कुल आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन. करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. टर्नओवर रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. ऑन टर्नओवर रेशियो जनरली बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड. In capital structure planning, debt equity ratio will be highly useful. In buyback of shares, in financial accounting, buyback of shares में एक टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. वहां पर भी डेट इक्विटी रेशियो को यूज करते हैं, लेकिन वहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डेट लेते हैं. जनरली डेट इक्विटी रेशियो मींस लॉन्ग टर्म डेट, बट देयर इज ओनली वन case or one situation in which debt equity ratio is taken long term debt plus short term debt. Debt means debt. Trade creditors are not debt. Bills payables are not debt. Outstanding expenses are not debt. आपने लोन लिया है, पैसा लिया है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर इज फाइनेंशियल क्रेडिटर. शॉर्ट टर्म आपने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया है, वो भी डेट में आ जाएगा, पैसा लिया है आपने. राइट? और प्रिपरेशन बैलेंस शीट के लिए बिल्कुल काम आता है. वाई प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट? इसका लिमिटेड यूज है प्रिपरेशन बैलेंस शीट में. जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो है उससे तो काफी आइटम, 5-6 आइटम्स डिटरमिन हो जाती है बैलेंस शीट की. लेकिन डेट इक्विटी रेशियो से सिर्फ डेट एंड इक्विटी की अमाउंट पता चलेगी कि यू माइट बी गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड, यू माइट बी गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल 6 लाख. राइट? एंड डेट इक्विटी रेशियो इज assume 2:1. So how much is debt? 4 lakh. Equity 2 lakh. Right? You are given capital employed 6 lakh. Debt equity ratio is 2:1. So 2 times debt, 1 time equity. So debt 4 lakh, equity 2 lakh. So कैपिटल गियरिंग रेशियो, चलो इसको तो उसमें डिस्कस करेंगे. देयर आफ्टर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस रेशियो को ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता. यस, वी विल सी दिस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग ओनली, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Come to profitability ratio, NP ratio, GP ratio, ROI, ROE, EPS, DPS, dividend yield. These are the important profitability ratio. First is GP ratio. So comparative appraisal के लिए GP ratio काम आ सकता है. Means you might be given GP ratio of 3 firms. If you see PYQs, 2 times questions have been asked on comparison of ratio. So GP ratio एक important point of comparison है. कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको इंडस्ट्री या ट्रेंड ही देखना पड़ेगा. इंडस्ट्री से कंपैरिजन में आपकी कंपनी का जीपी रेशियो अच्छा है, बेटर. पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उससे बेटर है, अच्छा है. यू माइट बी गिवन 3 ईयर ट्रेंड, इट इज इंक्रीजिंग,
सो परफॉर्मेंस इज बेटर. हाउ टू इंप्रूव? सेल बढ़ाने से जीपी रेशियो इंप्रूव नहीं होगा, अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. या तो कॉस्ट कम करना पड़ेगा, या प्राइस बढ़ाइए, या रिसोर्स यूज की एफिशिएंसी बढ़ाइए. राइट. हाँ, बैलेंस शीट प्रिपरेशन में जीपी रेशियो पक्का गिवन होगा, पक्का गिवन होगा, क्योंकि यू विल हैव टू कैलकुलेट सीओजीएस and you will be given inventory turnover ratio. So average stock you can calculate, right? Sales minus GP. ROI और ROCE बैलेंस शीट प्रिपरेशन में इसका काम नहीं आएगा. It will be asked independently. EBIT divided by C, that is ROI, capital employed. DuPont में ये कंसेप्ट नहीं है. This concept is not covered under DuPont. DuPont ROA और ROE से रिलेटेड है. हाँ, but you can divide it into two parts. EBIT by sales multiply sales divided by capital employed multiply 100. It is bipartite measure. और आपको पता है जो कंपोजिट मेजर होता है, बाइपार्टाइट, ट्राइपार्टाइट, क्वाड और पेंटा, दैट इज हैविंग 3 यूज. नो करने में, मेजर करने में, असेस करने में. नोइंग रीजंस बिहाइंड फॉल और इंक्रीमेंट, measuring measures to improve ROI, or assessing impact of changes in interest rates, changes in tax rate, changes in efficiency. 3 चीजें याद रहेंगी, एक बार और पढ़ेंगे. ROA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एसेट्स, ड्यूपॉन्ट सिस्टम में देखेंगे. ये बाइपार्टाइट मेजर हो गया, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट इज सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो के फिर 3 हो गए, और दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट इज इंटरेस्ट बर्डन, दैट इज टैक्स बर्डन. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट बर्डन, टैक्स बर्डन, मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर रेशियो. वही 3 यूज हैं. नोइंग रीजंस बिहाइंड फॉल और इंक्रीमेंट, असेसिंग इंपैक्ट ऑफ चेंजेस लाइक इन्फ्लेशन, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, लाइक टैक्स रेट एटसेट्रा, एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव. हाउ टू इंप्रूव? कॉस्ट कम कीजिए, सेल प्राइस बढ़ाइए, सेल्स क्वांटिटी बढ़ाइए, सेल्स टर्नओवर बढ़ाइए. राइट. टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स की चोरी मत कीजिए. राइट. इंटरेस्ट रेट की बार्गेनिंग कीजिए, वगैरह वगैरह. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट आल्सो कम्स अंडर DuPont. So return on equity, that is profit after tax divided by equity. So it is a bipartite measure. Asset turnover, that is asset turnover, sorry, that is return on assets multiply equity multiplier. Return on asset का फिर वही आगे सब डिविजन हो जाएंगे, और इक्विटी मल्टीप्लायर का कोई आगे सब डिविजन नहीं है. दैट्स व्हाई यू कैन हैव मोनो मेजर, बाइपार्टाइट मेजर. मोनो ये हो गया, बाइपार्टाइट ये हो गया, ट्राइपार्टाइट मेजर एंड पेंटा मेजर. ट्राइपार्टाइट और पेंटा के लिए वापस आना पड़ेगा आपको इत्थे. राइट. सो उसके बाद यूटिलिटी वही है, डायग्नोज, एसेस एंड इंप्रूव. ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था. दूसरा फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी का? दैट इज ईपीएस डिवाइड बाय नेट वर्थ पर शेयर. याद आ गया, ईपीएस डिवाइड बाय नेट वर्थ पर शेयर. उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है? ROI इंटू 1 माइनस टी. ये हो गया प्योर इक्विटी एडवांटेज. डेट बाय इक्विटी ROI माइनस 1 टी, ये हो गया डेट एडवांटेज. एंड दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय P बाय E, दैट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सभी बहनों भाइयों को याद हो गया? ऊपर से जा रहा है या अंदर से जा रहा है? जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ईपीएस, डेफिनेटली ईपीएस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है. सो एज पर AS20 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईपीएस: बेसिक ईपीएस, रीस्टेटेड ईपीएस, एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. एज पर शेड्यूल 3 आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट इट. ठीक है. दिशा अग्रवाल से कोई मैराथन सेशन करा लेंगे. ठीक है, वो अकाउंट स्टैंडर्ड को रिवाइज करा सकती है. राइट. सो ईपीएस का यूज कहां पर है? डिविडेंड पॉलिसी में हमने यूज देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ईपीएस का यूज देखा. इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ डीपीएस इज नॉट गिवन, ईपीएस बिकम्स डीपीएस. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, यूनिट नंबर 5 में हम देखेंगे इसे. यूनिट नंबर 5 में ईबीआई टीपीएस एनालिसिस करेंगे, वहां पर यूज है शेयर प्राइस करने में ईपीएस काम आता है. तो ईपीएस तो बहुत बड़ी चीज है. ईपीएस बहुत बड़ी चीज है. मैं डेली ईपीएस देखता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं कंपनियों में, ईपीएस देखता हूं. ठीक है. आप ये कहोगे ना कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा देखता हूं? मैं तो ईपीएस सबसे ज्यादा देखता हूं. राइट. शेयर प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशियो, और शेयर एक्सचेंज रेशियो
8th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे शेयर एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। ईपीएस इट इज रिक्वायर्ड फॉर गॉर्डन मॉडल विद ग्रोथ। गॉर्डन मॉडल में ईपीएस इंटू 1 माइनस बी तभी तो निकल कर आएगा क्या, वही। सो शेयर वैल्यूएशन के लिए और डीपीएस की जरूरत किस लिए, शेयर वैल्यूएशन के लिए, डिविडेंड यील्ड के लिए। डिविडेंड यील्ड इक्वल टू, ठीक है, ईपीएस इक्वल टू डीपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो शेयर प्राइसिंग में काम आता है, दैट इज प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाई पीईआर, और इट हेल्प्स डिटरमिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आल्सो। अगर मान लो किसी का प्राइस अर्निंग रेशियो 5 है, सो 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0.2 और 20% इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में काम आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में आपको प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन होगा, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच मैक्सिमाइजेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब ये चीज कवर नहीं की है ना, तो यहां पर ब्रेन जो है स्लो चलेगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं है, कवर करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शो करता है प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड स्पेकुलेशन को शो करता है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो काफी हाई है, इट मींस स्पेकुलेशन बहुत हाई है। नाउ कम टू टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो पर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पूरा यूज है, सारे फॉर्मूले तो टॉर पे ही बेस्ड है, और बैलेंस शीट बनानी है तो भी टॉर पे बेस्ड है। इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, कैश टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, ठीक है। एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूज, ये तो जनरल सी बात हो गई, व्हाट इज द यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ड्यू पॉइंट में हमने टर्नओवर रेशियो देखा, कौन सा टर्नओवर रेशियो, एसेट टोर वाला। उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपरेशन और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में हम टर्नओवर रेशियो देखेंगे। फॉर एग्जांपल डेटर टर्नओवर टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ डेटर्स और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बैलेंस शीट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सेल वैल्यू पे लेंगे, और वर्किंग कैपिटल के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेंगे, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ही करते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सो इट इज यूज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका यूज बैलेंस शीट फॉर्मेशन में होगा, हो सकता है, और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो जस्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिनिश्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इवन बैलेंस शीट फॉर्मेशन में भी इनका यूज है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का यूज बहुत कम देखने को मिलेगा। एसेट टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी कवर्ड, ड्यू पॉइंट में यूज है इसका। हाँ, एसेट टर्नओवर रेशियो बैलेंस शीट फॉर्मेशन में भी हो सकता है। You might not be given total assets. You might be given sales of the company is 50 lakh, asset turnover ratio is 4. So total asset 12,50,000. ठीक है। देयर में भी क्वेश्चन ऑन रेशियो एनालिसिस, नो स्टैंडर्ड रेशियो, कंपेयर विद ट्रेंड, और जहां पर स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, 1:1, ठीक है, तो वहां पर तो ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर जो है उनमें रेट वो नहीं है, तो कंपनी को या तो अपने पास से कंपेयर करना चाहिए, या फिर कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, बस यही दो कंपैरिजन के बेसिस होते हैं। रेशियो एनालिसिस में ये था, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस में हमने करंट रेशियो देखा, क्विक रेशियो देखा और क्या देखा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, दो ही रेशियो देखे थे। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो, एंड देयरआफ्टर वी केम टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो पे फोकस नहीं किया हमने। देयरआफ्टर रिटर्न ऑन एसेट्स ड्यू पॉइंट में किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट ड्यू पॉइंट किया, बाइपार्टाइट मेजर, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी। उसके फिर दो पार्ट्स हैं, रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई, इक्विटी मल्टीप्लायर, और इन जहां पर भी कंपोजिट रेशियो है, बाइपार्टाइट, ट्राइपार्टाइट, फोर पार्टाइट, फाइव पार्टाइट, ठीक है, तो वहां पर फिर 3 यूज हैं, डायग्नोज करना, एसेस करना और इंप्रूव करना, राइट। उसके बाद हमने टर्नओवर रेशियो देखा, टर्नओवर रेशियो को बैलेंस शीट फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, और पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉर पर बेस्ड है। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस ये आज सुबह सुबह ही बनाया मैंने कैश फ्लो एनालिसिस। सो कैश फ्लो एनालिसिस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पता होना चाहिए, मीनिंग और प्रेजेंटेशन, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो आपको तीनों अलग अलग लिखने हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग सब अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। सेग्रीगेशन बहुत एसेंशियल है, फंड फ्लो में तो सेग्रीगेशन एसेंशियल नहीं है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेग्रीगेशन एसेंशियल है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को फाइनेंसिंग मान लिया या फाइनेंसिंग को ऑपरेटिंग में डाल दिया तो डेफिनेटली 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। फंड फ्लो में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फंड फ्लो में तो बस आपको
सोर्सेज एप्लीकेशंस लिखने हैं और बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बस ध्यान रखना, बाकी को ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। सो ऑपरेटिंग के अंदर बिजनेस एक्टिविटी होगी, टैक्स पेमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो मेन तो टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे ध्यान देने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड है, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट्स, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर डिवेंचर लोन से रिलेटेड है, इश्यू है, रिडम्पशन है, बाईबैक है, डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। ऊपर कैसे लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस, ठीक है। पार्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सीक्वेंस है। फाइनेंसिंग सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद क्या आता है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। मुझे मेरा एक स्टूडेंट था, वो याद आ गया, केडिया, केडिया नाम का स्टूडेंट था, राजीव केडिया। आपको पता है उसको पेपर 1 में 230 नंबर मिले थे और क्लास में सबसे पीछे बैठता था वो, आंख बंद करके बैठता था, एक भी चीज को जाने नहीं देता था। मैं सोचता था सो रहा है, वो सो नहीं रहा था, वो मीनाक्षी की तरह जो है ना, एक एक वर्ड को कैच कर रहा था। राइट, गुड, वंडरफुल। नहीं नहीं, ठीक है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में लिखना पड़ेगा, कैश बैंक इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में लिखना पड़ेगा। ठीक है। मेथड कितने डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कब फॉलो करना पड़ेगा, कैश बुक दे रखा है, कैश आइटम दे रखा है, डायरेक्ट ही कर पाएंगे। इनडायरेक्ट व्हेन यू आर गिवन बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट, इनडायरेक्ट ही कर सकते हैं। दोनों कब कर सकते हैं, व्हेन यू आर गिवन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ठीक है। उस केस में आप बोथ द मेथड यूज कर सकते हैं। उस केस में आपको मेथड चाहिएगा, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, जो आपको सही लगे वो कर लेना। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी होता है, राइट। एंड यू नो मेथड ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड अप्लाइज टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद तो कॉमन है, इन्वेस्टिंग पे कोई मेथड नहीं है, फाइनेंसिंग में कोई मेथड नहीं है, आफ्टर कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों मेथड में सेम है। डायरेक्ट मेथड में 3 स्टेप्स हैं, कैश जनरेटेड, कैश फ्लो, कैश फ्रॉम। कैश जनरेटेड क्या आएगा, ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, 3 ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स हैं, माइनस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स, 3 ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स हैं। 3 ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, सेल, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कमीशन, ब्रोकरेज। 3 ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स, कैश परचेज, पेमेंट टू सप्लायर्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यू विल गेट कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड में से टैक्स लेस कीजिए, रिफंड ऐड कीजिए, यू विल गेट कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, मींस ऐड रिसीट्स एंड लेस पेमेंट्स, विल गेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इनडायरेक्ट मेथड में 3 स्टेप और जुड़ जाएंगे। फर्स्ट विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ बैलेंस इन P&L एज पर बैलेंस शीट प्लस एप्रोप्रिएशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब उसमें ऐड कीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस कीजिए टैक्स रिफंड, ऐड कीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट्स, लेस कीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट्स, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। देन यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके लिए आपको इस अमाउंट में नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऐड बैक, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक, प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऐड बैक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड बैक, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड बैक, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऐड बैक। ठीक है। लेस कीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसमें क्या करेंगे हम, इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वी विल add increase in current liabilities, we will add decrease in current assets and vice versa. Then we'll get cash generated. Cash generated में फिर वही tax and extraordinary items, and there is no method for investing financing activities, simple list of inflow outflow बनाना पड़ता है। ठीक है। स्पेशल अटेंशन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड इन बोथ द मेथड्स, रिफंड इज एडेड इन बोथ द मेथड्स। ठीक है। कैश जनरेटेड में से एड लेस करते हैं। हाँ, प्रोविजन इज एडेड अंडर इनडायरेक्ट मेथड ओनली। प्रोविजन डायरेक्ट मेथड में प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है। एंड टैक्स रिफंड इज डायरेक्टेड इन इनडायरेक्ट मेथड ओनली, सिर्फ प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, राइट। इंटरिम डिविडेंड, ओल्ड और न्यू एक ही प्रोविजन है। इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज गिवन एज एडजस्टमेंट टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा। रेयर केस में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली गिवन नहीं होगा।
ठीक है. So payment is financing outflow and appropriation add back under indirect method. Come to final dividend, new provisions. So it is given below balance sheet in adjustment as contingent liability. So current proposed is ignored because it will be done next year. Last year's proposed is treated like interim dividend. Outflow is financing equity and appropriation. Final dividend old provision वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मत्था जो है ठिनक जाए पेपर सेटर का, रखना नहीं चाहिए वैसे. Given in the balance sheet, so final dividend that is given in the balance sheet as short term provisions, right? So add back current year's proposed payment तो उसका next year होगा, and less provision. ओके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो जाएगा, राइट. करंट ईयर का जो प्रपोज्ड है दैट विल बी एडेड बैक, प्रीवियस ईयर का जो है दैट विल बी फाइनेंसिंग आउटफ्लो. वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा. अनक्लेम्ड डिविडेंड गिवन इन बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी. इफ बैलेंस हैज रिड्यूस्ड, दिस इज आउटफ्लो. इफ बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, इट मींस द आउटफ्लो ऑफ इंटरिम और फाइनल वाज लेस, वहां से डिडक्ट हो जाएगा. Expenses on issue of equity shares or expenses on issue of equity shares, discount on issue of debentures, premium on redemption of debenture or preference shares, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, क्या ट्रीटमेंट होगा? इफ दे हैव बीन चार्ज फ्रॉम P&L, definitely they must not be given in the balance sheet. Their balance must not be given, or if there is balance it has reduced, it will be added back under indirect method. अगर P&L से चार्ज हुआ तो ऐड बैक कर देंगे. नॉट चार्ज्ड, कैसे पता चलेगा चार्ज नहीं हुआ? इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट और बैलेंस इन बैलेंस शीट has increased. In that case we won't add it back. Financing inflow will be net of discount and issue expenses. Issue price minus issue expenses, ठीक है. फाइनेंसिंग आउटफ्लो एड प्रीमियम पेड, 1 लाख रुपए है प्लस 5% प्रीमियम पे किया, 1,05,000 will become, right. Buyback of equity shares at premium, so premium charged from P&L, it will be added back. If premium was not charged from P&L, it was charged from reserves. Generally reserve से चार्ज करते हैं प्रीमियम को, it won't be added back, ठीक है. फाइनेंसिंग आउटफ्लो, टोटल अमाउंट का फाइनेंसिंग आउटफ्लो, टोटल अमाउंट बॉट बैक. डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिसीव्ड, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट. एंड डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, you know, and interest is non operating expense added back under indirect method. Issue redemption of securities, issue redemption or buyback of securities or sale or purchase of assets and fixed investments that is assumed on closing date. इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चार्ज इंटरेस्ट और डिविडेंड और डेप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग बैलेंस, राइट. इफ गिवन assumed at start of the financial year, तो क्या इंपैक्ट होगा? We will charge interest or dividend or depreciation on the opening balance. Key calculations needed under direct method: collection from debtors or accounts receivable equal to opening balance plus credit sales minus closing balance minus bad debts minus bill receivables received. Collection from debtors डायरेक्ट मेथड में चाहिएगा ना हमें. कलेक्शन ऑन BRs, बिल्स रिसीवेबल्स, ओपनिंग बैलेंस प्लस बिल्स रिसीवेबल्स रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ये कलेक्शन हो जाएगा. पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. एंड इफ वी हैव इश्यूड BP माइनस कर देंगे. पेमेंट ऑफ BP, ओपनिंग बैलेंस प्लस BP इश्यूड माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ये पे किया होगा आपने. सैलरी और वेज पेड, ओपनिंग बैलेंस प्लस एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर मींस accrued expense, ये ध्यान रखने की बात है, माइनस क्लोजिंग बैलेंस. बिकॉज इन केस ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंस गिवन,
and current asset, current liability is given. So in the P&L account, you are given accrued expense for the year. Opening balance plus expense for the year or expense accrued for the year एक ही बात है, minus closing balance. Rent, insurance expenses paid, ये तो prepaid होता है, advance payment. So closing balance वो पे किया होगा आपने, plus accrued वो भी पे किया होगा, minus opening वो पे नहीं किया होगा. How much you pay in advance? How much you make payment of rent and insurance? Closing balance plus current year's expense minus opening balance, वो पे नहीं किया होगा, opening balance तो कम हो जाएगा ना. इनकम टैक्स पेड, ओपनिंग प्रोविजन क्लियर किया होगा, करंट प्रोविजन क्लियर किया होगा, क्लोजिंग नॉट क्लियर. सो डिफरेंस इज, क्योंकि अकाउंट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, ये याद रहेगा ना, जल्दी से अपना कैलकुलेट कर लिया. और कई बार आपके यू विल बी हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, ये कैलकुलेशन का टाइम भी नहीं होगा आपके पास. सिंपल जो ना टैक्स, आपने टैक्स पेड लिखा ना, मान लीजिए इसके अंदर जो है फंड फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, सो टैक्स पेड, तो आप ब्रेकर में लिख देंगे 10,000 दैट इज ओपनिंग प्रोविजन प्लस 20,000 दैट इज करंट प्रोविजन माइनस 5,000 क्लोजिंग प्रोविजन. बस आप ऐसे कर दीजिए, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाएंगे, पेपर वन में क्राइसिस होगा, टाइम का जरूर होगा. अदर कैलकुलेशंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे पता चलेगा? सेल वैल्यू माइनस डब्ल्यूडीवी. अगर डब्ल्यूडीवी ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है. सेल वैल्यू माइनस डब्ल्यूडीवी, सिंपल प्रिंसिपल है. पॉजिटिव है प्रॉफिट है, नेगेटिव है लॉस है. डब्ल्यूडीवी क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है. बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू में भी डब्ल्यूडीवी इफ एसेट्स आर गिवन एट डब्ल्यूडीवी. बुक वैल्यू में भी कॉस्ट इफ accumulated depreciation recorded separately. लेकिन नए फॉर्मेट में तो बुक वैल्यू का मतलब, नए फॉर्मेट में बुक वैल्यू का मतलब डब्ल्यूडीवी ही है, क्योंकि शेड्यूल के अंदर जो है ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ड्यूरिंग देयर माइनस डेप्रिसिएशन, जो फाइनल बैलेंस होता है ना डब्ल्यूडीवी ही होता है एज पर शेड्यूल 3. परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रिपेयर एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा. एसेट अकाउंट यू विल हैव टू प्रिपेयर एट डब्ल्यूडीवी, ठीक है, और एट कॉस्ट इन केस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. आई थिंक दैट इज अबाउट कैश फ्लो, ठीक है. सुबह 7 बजे तक यही कर पाया था मैं. फंड फ्लो पे हालांकि बनाना बाकी है. नाउ कम टू फंड फ्लो एनालिसिस. फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल. Change in net working capital. So at first we'll prepare schedule of change in net working capital. It will be having 5 columns: particulars, current year, previous year, increase in working capital, decrease in working capital. Right? First we'll write all the current assets, total of current assets, all the current liabilities, total of current liabilities. इंक्रीज या डिक्रीज फाइनल कॉलम में आएगा. लास्ट कॉलम का टोटल सबसे लास्ट में करेंगे. So current assets recorded, current liability recorded, we'll record net working capital, and thereafter we'll write the bigger side. The difference will be increase or decrease in working capital. Important है क्योंकि you may be asked of long time back पूछा था fund flow पे question. You have to show, you may have to prepare schedule of change in working capital, right? Debtors gross amount पे आएंगे current assets में, और उनके ऊपर जो प्रोविजन है वो जस्ट लाइक करंट लायबिलिटीज इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. उसके बाद वी प्रिपेयर, वी कंप्यूट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड कोई काम का नहीं है, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड बहुत शॉर्ट हो जाता है. इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ बैलेंस इन पीएनएल अगर बैलेंस शीट हो जाएगा, प्लस एप्रोप्रिएशन इक्वल टू प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. उसमें क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स चलो ऐड कर दीजिए, टैक्स पेमेंट लेस कर दीजिए. देयर आर 3 टैक्स, 3 ट्रीटमेंट, कोई भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप. मैं कहूंगा ये ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए. ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, डिडक्ट टैक्स पेड, रिफंड का ट्रीटमेंट मत कीजिए. उसके बाद
add depreciation, add goodwill written off, premium expenses written off, loss on sale of assets, interest, that is interest on debentures, interest on loan, minus profit on sale of fixed assets or investments equal to fund from operations. सो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से कैसे डिफरेंट है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना? एक तो टैक्स रिफंड का कोई एंट्री नहीं होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को आप सीधे फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखा दीजिए। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एंट्री नहीं होगा, तो बाकी सब हो जाएगा। इस तरह से फंड फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ P&L एज पर बैलेंस शीट, एड बैक एप्रोप्रिएशंस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है? एड बैक प्रोविजन फॉर टैक्स लेस टैक्स पेड and plus minus non-operating and non-cash items equal to fund from operations. Thereafter, we'll prepare the fund flow statement. Having two sides, source side, application side. Source side start होता है fund from operations. Thereafter, investing and financing activities, those investing and financing activities which affected either current asset or current liability will be source activities or application activities. For example, equity shares issued to a trade creditor. इक्विटी शेयर्स इश्यू टू ए ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर को पे करने के लिए पैसा नहीं था, आपने इसको इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया, इट इज ए फंड एक्टिविटी, सोर्सेज में आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर्स इश्यूड, राइट? सिमिलरली किसी ट्रेड क्रेडिटर को आपने बिल्डिंग दे दी बैलेंस सेटल करने के लिए, यू गिव बिल्डिंग टू ट्रेड क्रेडिटर, इनफ्लो में आ जाएगा टू सेल ऑफ बिल्डिंग टू द ट्रेड क्रेडिटर। बिल्डिंग के अगेंस्ट है तो कैश आ सकता है या क्रेडिटर कम हो सकते हैं, राइट? सो एनी एक्टिविटी विच अफेक्ट्स ईदर आइटम ऑफ द करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दैट विल बी फंड फ्लो एक्टिविटी। सो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, उसके बाद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड इफ देयर इज डिक्रीज तो डिक्रीज डेबिट साइड में आएगी बिकॉज एप्लीकेशंस आर न्यू, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई। वैसे टू और बाई लिखते नहीं है, लेकिन आप लिखे तो ऐसा रहेगा क्योंकि कहीं पोस्टिंग तो करनी नहीं है, इसलिए टू और बाई का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। सो बाई फंड लॉस्ट इन ऑपरेशंस हो जाएगा, बाई फंड्स लॉस्ट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो आएगा इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशंस जब कम होंगे, सोर्सेज ज्यादा होंगे। सो दैट इज ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है फिक्स्ड एसेट्स का सेल परचेज से रिलेटेड वैसे ही ट्रांजैक्शंस होंगे, टैक्स का ट्रीटमेंट हमने कवर कर लिया है, राइट? डिविडेंड का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, प्रपोज डिविडेंड वुड बी एडेड एज अप्रोप्रिएशन, सॉरी, इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट सेम होगा, फाइनल डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी सेम होगा, ठीक है? अनक्लेम डिविडेंड ट्रीटमेंट सेम होगा, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी सेम होगा, एड बैक कर देंगे वो, ठीक है? शेयर्स इश्यूड का ट्रीटमेंट सेम होगा। So almost all the same treatments would be followed in fund flow analysis. आगे बढ़े या 2 मिनट ब्रेक ले लें? 2 मिनट ब्रेक ले लेते, 2-4 मिनट ब्रेक, ठीक है ना? उसके बाद फिर निपटाएंगे, राइट? ठीक है।
So come back. Audible? क्विकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिबेंचर्स के केस में जनरली दो ही केस होते हैं. दो नहीं, तीन केस होंगे. पहला, यू माइट बी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन दैट केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी. यू माइट बी गिवन मार्केट प्राइस, तो उस केस में एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा. और you might be given issue of new debentures. New debenture के केस में you may have to follow approximation formula in which interest plus redemption value minus net proceeds का average लेकर जो है 1 minus t, that will be the approximation formula. Or you may have to compute by applying cash flow equation, that is considering time value of money. Definitely in that case you will be given present value factor and present value annuity factor table. So by doing interpolation, you will be able to calculate the cost of capital of debentures. और कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कूपन बॉन्ड्स और डिवेंचर एक ही बात है. डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टी विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कूपन बॉन्ड, राइट. अगर मार्केट प्राइस दे रखी है तो एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 1 माइनस टी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कूपन बॉन्ड. अगर न्यू रिडीमेबल बॉन्ड्स दे रखे हैं तो जैसे डिवेंचर में कैलकुलेट किया, इधर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला और compounding formula, that is cash flow equation formula, will be used, you know. ठीक है. Cost of capital, preference share capital, definitely you know कि there is no tax shield. So if you are given rate of preference dividend, so KP equal to rate of preference dividend, tax shield को ignore कर देना है, right. If you are given market price, so simply in that case preference dividend amount divided by market price multiply 100. टैक्स रेट का कोई यूज नहीं है. इफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन, सो सिमिलर फॉर्मूला विल बी गिवन, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला विल बी यूज्ड. एनुअल अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्लस डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स, उसका एनुअल एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज मनी यूज्ड, दैट विल बी द cost of preference share capital. And if we use compounding cost formula, we'll have to prepare cash flow equation. So net proceeds equal to annual amount of dividend 1 plus k raised to power kp raised to power 1. So by trial and error, you will be given, you will calculate kp by applying this interpolation formula. So 3 situations for debentures, 3 situations for preference shares, 3 situations for कूपन बॉन्ड्स. ठीक है. अच्छा, आपके लिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड गिवन है. डीप डिस्काउंट बॉन्ड, सो इन केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड, in case of deep discount bond, in case of deep discount bond, first we'll calculate k, then after we'll calculate kd. kd equal to k into 1 minus t. डीप डिस्काउंट बॉन्ड में तो आपको फेस वैल्यू गिवन होगा. अज्यूम फेस वैल्यू इज 1 लाख. You will be given issue price, assume 20,000. You may be given period, for example 8 years, maturity period, for example 8 years. So n root or 8 root 1 lakh divided by 20,000, right, minus 1 करके k निकल जाएगा, and kd equal to k into 1 minus t हो जाएगा. Cost of equity के केस में you know that the 4 situations are possible. In case company is not paying any dividend, ऐसा केस नहीं आएगा. So n root future price divided by current price minus 1 हो जाएगा. Constant rupee dividend है, DPS divided by P0 plus G, right. And if constant growth in dividend is there, so यहाँ पर Gordon का formula use होगा, that is most expected also, K equal to D1 by P0 plus growth rate, और P0 equal to D1 by K minus G. ये किया इसलिए तो हमारे डिविडेंड पॉलिसी में टाइम नहीं लगा. ठीक है. So here कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड D0 है? सो लास्ट डिक्लेयर्ड, जस्ट डिक्लेयर्ड करंट अमाउंट. ठीक है. डिविडेंड पेबल, पेबल भी तो है D0. पेबल, पेबल का मतलब फ्यूचर डिविडेंड नहीं होता. पेबल का मतलब यू हैव अनाउंस्ड एंड यू हैव ए लायबिलिटी टू पे, दैट इज आल्सो D0. ठीक है. सो D1 हमें चाहिएगा कांस्टेंट ग्रोथ के केस में. कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड D1 है? डिविडेंड एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर के एंड वर्ड लिखा है तो एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड और एंड का मतलब D1 है, राइट. एंड प्राइस, यू नो दैट करंट मार्केट प्राइस लेनी होती है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड. ठीक है. एक्स डिविडेंड प्राइस इक्वल टू कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड पेबल. कैसे पता चलेगा कि कम डिविडेंड प्राइस है? 2 इंडिकेटर हैं.
जस्ट डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड इज पेबल, पेबल दे रखा है, जस्ट डिक्लेयर्ड दे रखा है, तब वो कम डिविडेंड होगी, अदरवाइज एक्स डिविडेंड ही होती है। ग्रोथ इन डिविडेंड इन वेरिंग रेट्स, उस केस में हमें जो कैश फ्लो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, राइट। इन दैट केस देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन two dividend rates, year 1 to year 3 and year 4 onwards, a constant rate, so we will calculate present value of the certain dividends, capitalized value of infinite dividend known as price of the share, फिर उसकी फर्दर डिस्काउंटिंग करेंगे। आई नो एवरीवन रिमेंबर इट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, सिंपली पूरे सारे केस वही आ जाएंगे। P0 will be replaced by नेट प्रोसीड्स। अच्छा, इसमें एक assumption ये होगा, भाई कंपनी ने शेयर अभी अभी इश्यू किया है तो उसको डिविडेंड कैसे मिलेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। तो वहां पर assumption लेना पड़ेगा, इट इज assumed that कंपनी विल बी एबल टू मेक सेम अर्निंग and maintain same rate of dividend and growth therein, वो एक assumption लेना पड़ेगा। Cost of capital of retained earning, definitely if there is no new issue of shares, cost of retained earning is equal to cost of equity। हाँ, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स है तो उस केस में दो डिफरेंसेस आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ P0 विल टेक लोअर ऑफ P0 और इश्यू प्राइस, एंड दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। हेंस KR equal to DPS divided by P0 or issue price, whichever is lower. In case of constant growth, simply we will just replace P0 by lower of P0 or issue price, वो भी तब जब हमें न्यू इश्यू के बारे में दे रखा हो। So if you are given data about new issue, you may be asked to calculate cost of existing equity, cost of new equity, and cost of retained earning. Cost of capital of firm under CAPM, definitely risk return plus beta into RM minus RF. So beta is a measure of risk. Measure of which risk? Systematic risk. And RM is rate of return from the market like NSE, BSE. तो RM का बीटा कितना होता है? 1, right? And thereafter weighted average cost of capital. So weighted average cost of capital के लिए हमें 5 वेट होंगे। हिस्टोरिकल वेट कोई काम का नहीं है, बुक वैल्यू वेट, द अमाउंट गिवन इन द बैलेंस शीट, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेट, मार्केट वैल्यू वेट, सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई देयर मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा, मार्केट वैल्यू वेट निकल आएगा। एंड देयर आफ्टर 2 मोर वेट्स, टारगेट वेट्स एंड मार्जिनल वेट। टारगेट वेट कोई काम का नहीं होता, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। मार्जिनल वेट में भी यूजफुल, यू मे बी गिवन द न्यू फंड रिक्वायरमेंट इज, एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 10 या कौन सा था, existing assets are 10 lakh rupee, company wants to increase assets by 50%, so 5 lakh was the new fund requirement, ठीक है। so marginal weights we had to apply कि how the capital will be raised, new funds will be arranged, marginal weights, ठीक है। CAPM पे और क्वेश्चन देने बाकी हैं। क्रेडिट गोज टू भव्य पालेजा, यस भव्य, क्वेश्चन देंगे हम आपको CAPM पे। और CAPM पे अभी बीटा का डिस्कशन बाकी है, मैंने जानबूझकर इसका डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। 5 मिनट इसमें और लगा लेते हैं डिविडेंड पॉलिसी में। डिविडेंड पॉलिसी क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लिंक्ड है ना, डिविडेंड पॉलिसी। सो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि कंपनी पॉलिसी अबाउट वेदर टू पे, हाउ मच टू पे एंड इन व्हाट फॉर्म टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट retention of earnings and payment of dividend, that dividend policy. In deciding dividend policy, company has to consider needs of the investors and company's own liquidity or growth needs. There are various factors besides company needs and investor needs. There are factors like liquidity in the market, capital market conditions, government regulations, impact of RBI norms, etc. उसके बाद जो मेन फैक्टर आता है डिविडेंड पॉलिसी में, मेन फैक्टर इज पे आउट रेशियो। Payout ratio. Payout ratio is core of dividend policy. That is the percentage of EPS to be given to the shareholders. Dividend amount के दो कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं, EPS मल्टीप्लाई payout ratio और पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, दोनों में अमाउंट सेम आएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। यहां पर है कि वेदर डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ द फर्म और नॉट। रेलेवेंसी स्कूल, इरेलेवेंसी स्कूल। रेलेवेंसी स्कूल ये मानकर चलता है कि कंपनीज हैविंग ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पर्पसेस। इरेलेवेंसी स्कूल ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनीज हैविंग अदर ऑल्टरनेट्स आल्सो। सो अंडर वाल्टर्स मॉडल and Gordon's model, depending upon growth rate, dividend matters to the firm. For a growing firm, retention is better. For a declining firm, payout is better. For a stable firm, no such impact. Formula में difference है. As per Walters model, price of share today is equal to DPS plus retained earning R by multiply R by K all divided by K. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि for example, EPS is given 50 rupee, K is given, assume 20 rupee. You will be given 3 growth scenarios. One rate of return more than 20%, another rate of return equal to 20%, another rate of return less than 20%. Then in order to prove or show the impact, you have to take at least 2 payout ratios. Take payout ratio 50%, 60% or 40%, 60%. Okay? Then you will see variation in price of the shares. So in this manner, you can prepare the dividend policy. So what will be the floor price? Floor price. Floor price means or ceiling price. Floor means minimum price. Ceiling means maximum price. So a company will have floor price in case of bad dividend policy. A company will have limiting price or ceiling price in case of best dividend policy depending upon the growth. और गॉर्डन के केस में फॉर्मूला डिफरेंट है. एज पर गॉर्डन, प्राइस पर शेयर इक्वल टू EPS into 1 minus B divided by K minus BR, right? And we have to take care of that cost of equity must remain higher than growth rate of the firm. ठीक है. इनका क्रिटिसिज्म क्या है? 2 ही पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म. सबसे पहली बात है कि only retained earning is a source of expansion. That is not true. And second is they suggest extreme dividend policy, either no dividend for 100% payout or no such. Despite this, both of these models are highly useful for growth of the firm. If you see India or global level, companies like HDFC, companies like Tata Group of companies, they have grown bigger and bigger by reinvesting their earnings, right? That is about these 2 policies. Third relevancy theory is practical approach. Michael J. Brennan, practical approach, because capital gain is taxed at a lower rate and dividend income is taxed at a higher rate. So share price of a company not paying dividend will be higher than the company paying dividend, assuming other factors remaining constant. ठीक है. उसके बाद आता इरेलेवेंसी थ्योरी. इरेलेवेंसी थ्योरी में MM थ्योरी आती है. MM थ्योरी. MM थ्योरी में हमें 3 मेन कैलकुलेशन करनी होती है. 3 मेन कैलकुलेशन. पहला कैलकुलेशन क्या है? P1 इक्वल टू P0 into 1 plus KE minus D1. P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. क्यों कैलकुलेट करते हैं P1? हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि कंपनी कितने शेयर इश्यू करेगी. सो अगर MM के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर एट द ईयर एंड. सो P1 इक्वल टू P0 into 1 plus KE minus D1. दूसरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइड बाय P1. रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू टोटल अर्निंग्स ऑफ द ईयर माइनस ND1. ठीक है, ये P1 आ जाएगा. उसके बाद वी में बी आस्क्ड वेरीफाई की वैल्यू सेम रहती है तो हम वेरीफाई कर देंगे. वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू P1 into total number of shares. Total number of shares means shares at the start of the financial year plus new shares issued. Whether company pays 0 dividend or 1 rupee dividend or 5 rupee dividend, share price will come same. फाउंडेशन बैच में डिस्कस नहीं किया मैंने, एडवांस में डिस्कस कर दिया है. एक थ्योरी और है, वो है रेसिडुअल थ्योरी बाय इजरा सोलोमन. रेसिडुअल थ्योरी इजी है इसलिए मैं फाउंडेशन वालों को अभी भी डिस्कस कर देता हूं और परसों भी डिस्कस करूंगा, कल तो टैक्सी क्लास होगी. एज पर रेसिडुअल थ्योरी, dividend is not a primary decision, dividend is a residual decision. Residual means बचा कुचा.
If a company is having some surplus, it will pay it as dividend. Surplus नहीं है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी. Since dividend is not primary decision, it is a secondary decision, hence it doesn't affect value of the firm. ये है इजरा सोलोमन का रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. राइट, आज इतना ही रखते हैं. 4 चैप्टर हमने मोटा मोटी रिवाइज कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड 4 एंड 6. ठीक है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नेक्स्ट संडे को लेते हैं. मतलब ये पूरा होने के बाद 4 चैप्टर ले लेंगे हम. 4 चैप्टर एक और क्लास में ले लेंगे, 1.25 घंटे का सेशन. ठीक है. आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, सजेशंस, तीनों चीजें जरूर दीजिएगा. कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक अभी दे दीजिए कुछ है तो, या मेरे को व्हाट्सएप करके देंगे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव. सो दैट क्योंकि मेरे लिए 1.25 घंटा लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए वो रिवीजन हो जाता है, एक रिलैक्स, रिलीफ गिविंग वर्क होता है कि हाँ हाँ चलो मेरा एफएम रिवाइज हो गया है. ठीक है ना. राइट. तो कॉपीज हो गई जो वॉल्टर मॉडल वाली टेस्ट जो था, जो टेस्ट था, दोबारा बोले. तो जो अभी टेस्ट हुआ था वो इवेलुएट नहीं हुआ. अच्छा, टेस्ट इवेल्यूट नहीं हुआ, चलो ठीक है, करेंगे. ट्यूसडे को एक बार Verify- कॉपी एक बार रिव्यू कर देना क्लास में एक बार. ठीक है, ट्यूसडे को मैं कॉपीज लूंगा और मैं रिव्यू कर दूंगा. जो टेस्ट हुआ था डिविडेंड पॉलिसी वाला ना. यस सर. ठीक है, आई चेक. Thank ओके, बाय एवरीवन, हैव ए एंजॉयफुल संडे. ठीक है. पहले मैं सोचा सर 5 बजे, फिर मैं सोचा 5 बजे तो मुझे लटका रहूंगा. इससे अच्छा तो सुबह 11 बजे ही करता हूँ मैं. ठीक है. यस. सर जो अभी पेपर होगा नेक्स्ट संडे को वो डिस्कस करेंगे क्या? क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे. नेक्स्ट संडे को जो ना एफएम के जितने भी हो जाएंगे ना, वो टेस्ट ही रख देते हैं फिर तो. हैं? नहीं सर, मैं मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ. हाँ, मेंस के पेपर की मैं भी बात कर रहा हूँ भाई. जो टेस्ट में, उसी को टेस्ट में आंसर कीजिए ना. आप लोगों जो कर चुके हो उसका टेस्ट लिखो ना, कितना कर सकते हैं. चलो डिस्कशन तो करेंगे करेंगे. ठीक है. यस सर. चलिए ठीक है. ओके, मिलते हैं. कल तो टैक्स का क्लास होगा, ट्यूसडे को मिलते हैं. ट्यूसडे को डिविडेंड पॉलिसी फाउंडेशन बैच में पूरा हो जाएगा. और उसके बाद हाँ, अभी डिविडेंड पॉलिसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेने हैं हमें, फाउंडेशन में भी और एडवांस में भी. चलो ठीक है. ओके, बाय, हैव ए ग्रेट. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अच्छा, नाइस. वॉइस की क्वालिटी पे थोड़ा कमेंट चाहिए आपको. वॉइस की क्वालिटी में कोई चेंज आया है? हाँ तो थोड़ी सी ऐसे क्या क्लियर? कहते हैं, जैसे कोई खाली कमरा होता है तो उसमें आवाज आती है, वैसी आ रही है आवाज. लाइक उसको क्या बोलते हैं, उसको एको बोलते हैं. इको कम है या ज्यादा है? सर गूंज रही है ज्यादा उनका है. बोलना है. हेलो, चलो मुझे बता दीजिए, इंप्रूव हुआ है या डेटोरेट हुआ है? नहीं है तो सही, मगर थोड़ी सी जैसे कोई अगर कोई एम्प्टी रूम होता है उसमें आवाज आती है, ऐसी आ रही है. ऐसी आवाज आ रही है? नॉइज, समझ गया, नॉइज कैंसलेशन करना पड़ेगा ना. ओके. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ये जैसे रूम इको, सामान. रूम इको कह सकते हैं, रूम इको. राइट. यस यस. ठीक है, विल टेक केयर. हाँ, क्योंकि आजकल दिन ये बाकी सनाइजर अच्छा वगैरह, ये है. रोड वगैरह इतने अच्छे वो हैं, जैसे हम चाहें ना वैसे उसमें जो है ना मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई से टीम तो बैठती नहीं है कि पीछे वो कैमरे वो लगा के बैठे हैं और सुन रहे हैं. ठीक है, हमें ही करना पड़ेगा. ओके, बाय.